हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज जो यूनिट हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ द रिप्रोडक्शन यूनिट। आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये सबसे पहला यूनिट है। और अगर इस यूनिट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में आप देखते हो कि जो वेटेज होता है इस पूरे यूनिट का ऑलमोस्ट 20 to 25% सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस यूनिट का वेटेज है। 4 चैप्टर आते हैं इस यूनिट के अंदर, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड चैप्टर जो कि बॉटनी के सिलेबस का हिस्सा है जिसको कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से, तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है और चौथा चैप्टर उसी चैप्टर के बेसिस पे या फिर अगर हम बात करें उसके एप्लीकेशन की तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर आता है इस यूनिट का, चैप्टर नंबर 4, जिस पे आप अप्लाई करते हो उन कॉन्सेप्ट्स को जो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में सीखा है। तो इस यूनिट के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस पूरे यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन बॉटनी और जियोलॉजी के सेक्शन में मिला के आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही आसान सेक्शन है। अगर ध्यान से आप चीज़ों को समझ लो, ढेर सारी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, तो एक तरीके से ये जो मार्क्स आपको इस यूनिट से मिल रहा है वो फ्री में ही मिल रहा है, बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी बाकी किसी और चैप्टर्स की तरह। तो आज जो रिप्रोडक्टिव जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के यूनिट का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और पहले तो इस चैप्टर के टाइमलाइन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर 3 फेजेस, या फिर किसी भी रिप्रोडक्शन के यूनिट के चैप्टर की बात करें, चाहे हम प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करें चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन के यूनिट को या चैप्टर को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 फेज़ के अंदर। 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। पहला फेज जो होगा हमारा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर के सेकेंड फेज में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को। और आपको पता है कि इस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट के आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट को फॉर्म करना। और एक बार जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जाइगोट के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को, विच वी विल स्टडी अंडर द हेडिंग कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर इसके अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे जनरल अकाउंट्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलपमेंट के दौरान किन किन स्टेजेस से होके गुजरता है। तो ओवरऑल इस चैप्टर को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर को हम लोग 3 फेज में कंप्लीट करने वाले हैं। फेज़ 1 में हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को और फिर जनरल अकाउंट्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट फेज, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ फर्टिलाइजेशन से पहले, आप जानते हो कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो पहले तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यानी कि हम लोग बात करेंगे इवेंट्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को।
बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे हम लोग मेल गैमेट के फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे एज वेल एज फीमेल गैमेट के स्टडी फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। मेल गैमेट यू ऑलरेडी नो, ह्यूमन के केस में मेल गैमेट को वी कॉल एज स्पर्म, और स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को वी विल कॉल एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द फीमेल गैमेट इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज़ नोन एज ओवम। तो ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहेंगे oogenesis। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि इस चैप्टर के पहले फेज़ के अंदर। अब बात आती है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का प्रोसेस चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है? तो यू वेरी वेल नो कि दिस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ oogenesis अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिर हम लोग बात करेंगे फिर स्ट्रक्चर्स की जिसके अंदर ये सब प्रोसेस हो रहे हैं, यानी कि हम लोगों को डिटेल में समझना होगा अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस फेज के शुरुआत में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमारा जो फ्लो होने वाला है इस फेज का, तो पहले तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को समझेंगे, एंड देन वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे oogenesis के केस में भी। oogenesis को समझने से पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग पार्ट्स और किन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे ओवम यानी कि oogenesis का प्रोसेस कैसे होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह हिस्सा जो गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसिडर करते हैं। जैसे हम बात करें, अगर लेट मी राइट डाउन दिस फर्स्ट, द ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो जो ऑर्गन डायरेक्टली गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हों उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। वहीं पे अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर दोज विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, बट ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गैमेट के फ्यूज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर बात करें तो गैमेट के फंक्शनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो these organs are responsible for ट्रांसपोर्ट की बात करें या फ्यूज़न में हेल्प करते हैं, या फिर फ्यूज़न करने के लिए जो गैमेट के अंदर कैपेबिलिटीज़ चाहिए उन कैपेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डिफिनीशन को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से आप इंक्लूड करोगे। सो वी हैव टेस्टिस, वन पेयर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस इज देयर, वन पेयर इज देयर, एंड इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आगे चल के हम टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन को स्टडी करेंगे
इसके एनाटॉमी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाउ टेस्टिस इज फॉर्मिंग द मेल गैमेट दैट इज फॉर्म। इसके अलावा अदर ऑर्गन्स की बात करें, सो वी हैव वास डिफरेंस, एंड वी हैव यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में बात करें तो इट्स कॉमन ट्रैक्ट फॉर यूरिन एज वेल एज द गैमेट्स। अगर डक्ट के आगे के हिस्से की बात करें तो कुछ एसेसरी ग्लैंड भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। द एसेसरी ग्लैंड दैट वी हैव इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज seminal vesicle, then we have prostrate gland, and then we have Cowper's gland. So these are the glands, accessory glands. And ये है ऑर्गन्स जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्राइज करते हैं। अब आगे अगर हम चले तो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लें, टर्म एंड टर्मिनोलॉजी जो टेस्टिस से एसोसिएटेड है उसके बारे में देख लें। तो सबसे पहला टर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टेस्टिस शुरुआत में अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें तो टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बट ड्यूरिंग द 7th month of gestation period is that period during which the development of fetus takes place. I mean जो 9 months का पीरियड होता है जिस दौरान डेवलपमेंट होती है फिटस के इनसाइड द मदर्स वोम, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। एंड यू ऑल वेरी वेल नो कि वो पीरियड जो होता है वो 9 months का पीरियड होता है। तो 7th month जब होता है जेस्टेशन पीरियड का, इन दैट टाइम टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड करता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड मूव्स टू द पाउच विच इज एसोसिएटेड टू द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज स्क्रोटम। सो लेट अस राइट दिस इंफॉर्मेशन। During 7th month of embryonic development or the gestation period, testis descends into scrotal sac. Scrotal sac यू ऑल वेरी वेल नो कि ये एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो स्क्रॉटल सैक के अंदर जो डिसेंट होता है टेस्टिस का, दैट अकर्स इन द 7th month ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो पैसेज है फ्रॉम आवर एब्डोमिनल कैविटी डाउन टू द स्क्रॉटल सैक, दिस पैसेज इज कंडक्टेड और अकर्स थ्रू अ कैनाल विच इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। तो ये जो टेस्टिस पास करके मूव कर रहा है फ्रॉम आवर एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रॉटल सैक, दिस अकर्स थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। तो वंस जब टेस्टिस डिसेंड करके एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रॉटल सैक में डिसेंड हो जाता है, तो दिस इंग्विनल कैनाल लेटर इट इज फिल्ड बाय सम फाइब्रस स्ट्रक्चर्स और जब ये कैनाल के फॉर्म में इंग्विनल कैनाल होता है, जब तक टेस्टिस डिसेंड करके एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं जाती है तब तक तो ये एक हॉलो ट्यूब की तरह होता है, तब आप इसको इंग्विनल कैनाल कहते हो। लेकिन एक बार जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करके स्क्रोटल सैक में चली जाती है, देन वो जो इंग्विनल कैनाल होता है इट इज़ फिल्ड बाय सम फाइब्रस स्ट्रक्चर, और तब जाके ये जो इंग्विनल कैनाल है वो कैनाल नहीं रहता, एक्चुअली ये हॉलो नहीं रहता,
ये एक रॉड के शेप में अपीयर हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो आफ्टर डिसेंट ऑफ टेस्टिस, इंग्विनल कैनाल ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्पर्मेटिक कॉर्ड। आपको पता है कि हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड को पंप करके पहुंचाने की वाया डिफरेंट ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है टू आवर टेस्टिकुलर रीजन, दिस अकर्स थ्रू द डिफरेंट ब्लड वेसल्स, और वो जो ब्लड वेसल पास करते हैं, आई मीन टेस्टिस को कनेक्ट करते हैं, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए जाते हैं। आई मीन ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो कि पहले इंग्विनल कैनाल था, बाद में फाइबर स्ट्रक्चर के फिल हो जाने के कारण अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बन चुका है। तो जो भी ब्लड वेसल्स हैं या फिर जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं जो टेस्टिस को इनर्वेट करती हैं, वो सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होते हैं वो एक्चुअली इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए टेस्टिस से कनेक्टेड होते हैं। Now, let us study a term called cryptorchidism. कभी कभी क्या होता है, some abnormal cases के अंदर testis fails to descend inside the scrotal sac, और जब ऐसा होता है तो this condition is called as cryptorchidism. So, cryptorchidism represents a condition when testis fails to descend inside the scrotal sac. Or move inside the scrotal sac. तो ऐसा कंडीशन जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से मूव करके ड्यू टू सर्टेन एब्नॉर्मलिटीज अगर वो स्क्रोटल सैक में नहीं पहुंच सके, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। वन मोर कंडीशन इज देयर विच इज कॉल्ड एज मोनोऑर्किडिज्म। सो मोनोऑर्किडिज्म इज दैट कंडीशन जब out of two testes, only one testis is able to descend inside the scrotal sac. So, only one testis moving to scrotal sac. Such condition is called as monoorchidism. Now, जब ऐसी कंडीशन अराइज कर जाती है, यानी कि when the testis is failing to descend inside the scrotal sac, या फिर कभी कभी जब एक ही टेस्टिस मूव करके स्क्रोटल सैक में जा सके, तो इस कंडीशन में बाय परफॉर्मिंग अ स्मॉल सर्जरी द टेस्टिस कैन बी डिसेंडेड टू द स्क्रोटल सैक, एंड दैट ऑपरेशन और द सर्जरी विच इज परफॉर्म्ड टू मूव टेस्टिस फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटल सैक, उस सर्जरी को हम कहते हैं ऑर्कियोपेक्सी। सो ऑर्कियोपेक्सी इज द मूवमेंट ऑफ टेस्टिस टू स्क्रोटम बाय सर्जरी। अगर आप सर्जरी से अब टेस्टिस को डिसेंड कराओ इनसाइड द स्क्रोटल सैक, देन दैट सर्जरिकल प्रोसेस इज नोन एज ऑर्कियोपेक्सी। एक और टर्म इसी से मिलता जुलता हम यहाँ पे देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑर्कियोक्टोमी। ऑर्कियोक्टोमी की अगर बात करें तो कई बार क्या होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको आप पेट रखते हो, तो इन केस ऑफ मेल जो टेस्टिस होते हैं वो मेल हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज एंड्रोजन। और उस हार्मोन की खासियत क्या है कि इट्स अ एग्रेसिव हार्मोन,
सो अगर आपने कोई पेट रखा है एंड इट बिकम्स एग्रेसिव, तो फिर वो आपको ओबे नहीं करेगा और समटाइम्स इट कैन बी वायलेंट फॉर यू. सो इन दैट केस क्या किया जाता है कि उस पेट के टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है बिफोर प्यूबर्टी, सो दैट एग्रेसिवनेस डेवलप ना हो पाए. और जब सर्जरी से टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, देन दैट सर्जिकल प्रोसेस इज नोन एज orchiectomy. So surgical removal of testis from an organism, this process is called as orchiectomy. Now आपने देखा कि ह्यूमंस के केस में हमारा जो टेस्टिस होता है दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर, मतलब कि जो लोकेशन होती है दैट इज आउटसाइड द बॉडी. सो लोकेशन की बात करें टेस्टिस की, लोकेशन ऑफ टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहने से हमारा मतलब है कि इट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एंड द रीज़न फॉर दिस इज कि हमारा जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस देन आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. सो दिस इज बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. As the process of spermatogenesis requires 2 to 2.5 degrees Celsius less temperature than our normal body temperature. सो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का सिग्निफिकेंस तो आपने देखा. नाउ अगर हम बात करें कुछ मैमल्स की, तो कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो टेस्टिस होता है ना, वो इंट्रा एब्डोमिनल लोकेटेड होता है. मीन्स नॉर्मल जैसे आप देखते हो कि टेस्टिस इज लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल सैक, स्क्रोटल सैक आउटसाइड द बॉडी. बट कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस इज इंट्रा एब्डोमिनल, मीन्स टेस्टिस इज लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और वो स्क्रोटल सैक में तभी डिसेंड करते हैं जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है. लाइक वी टॉक अबाउट लाइक एलिफेंट की बात करेगा, या फिर हम बात करें वेल्स की. आपको पता है वेल्स भी एक मैमल है. एंड इफ यू टॉक अबाउट सम एग लेइंग मैमल्स, जैसे आपने प्लेट्यूपस का नाम सुना हो, तो ये जो मैमल्स है ना, इनके अंदर टेस्टिस जो होता है ना, वो लोकेटेड होता है इंट्रा एब्डोमिनली. So this was today our introduction class about chapter human reproduction. अब अपने अगले वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस.